सेक्स लिंक डिजीज। और आपको हम ये भी बात बता चुके हैं कि 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, है ना। आपको ह्यूमन में सेक्स क्रोमोसोम जो देखते हैं ह्यूमन में सेक्स क्रोमोसोम को जो देखिएगा तो ये 2 तरह का होगा। लड़कों में XY होता है और लड़की में XX होता है, ठीक है। मेल में XY होता है और Y का कोई रोल नहीं होता है सेक्स लिंक डिजीज में। लड़की में XX होता है, ये दोनों का रोल होता है ना, सेक्स लिंक डिजीज में, ठीक है। सेक्स मतलब क्या, एक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर, एक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। और इसका एक नाम और भी है, क्रिस क्रॉस डिसऑर्डर भी कहते हैं। मायने ये भी रखता है आपको कि दूसरा सेक्स लिंक डिसऑर्डर का दूसरा नाम क्रिस क्रॉस डिसऑर्डर है। इसको एक्सप्लेन कल कर दिए थे हम लोग। क्रिस क्रॉस डिसऑर्डर किस वजह से कहते हैं, क्योंकि माँ का डीएनए, है ना, बेटा बेटी में तो दोनों में जाता है, लेकिन पिता का जो एक्स क्रोमोसोम है बेटी में जाता है। अब माँ का एक्स क्रोमोसोम कॉमन किया जाए तो लड़का में भी जाता है, तो ये क्रिस क्रॉस को बताता है। मतलब माँ के डीएनए से बेटे का डीएनए का फीचर मैच करता है, और लड़की में जो एक्स क्रोमोसोम आता है वो पिता के साइड से भी आता है, माँ के साइड से भी आता है जी, ठीक है। तो सेक्स लिंक डिजीज पे हम लोग बात करना शुरू करते हैं जी, ठीक है। जब हम ये सब तुमको समझा देंगे ना, तो हो सकता है ऊपर से भी जाए, बट उसके बाद हम लोग को 2 बीमारी का नाम सुनना है, एक हीमोफीलिया है और दूसरा क्या है सर आपको लिखी, कलर ब्लाइंड है। ये बीमारी का नाम तुम समझ जाओगे ना, तब उसके बाद इस पे कैसा क्वेश्चन पूछता है ये असल में तैयारी होना चाहिए। अगर आप ये सब पढ़े हुए तो सीधे क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। तो हम कल बता रहे थे आपको सेक्स लिंक डिसऑर्डर क्या होता है ना। इफ जेनेटिक डिसऑर्डर अपीयर करता है ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम डीएनए। सेक्स क्रोमोसोम के डीएनए से जब कोई बीमारी आता है उसी को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम जीन से अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तैयार होता है तो ऐसे डिजीज को सेक्स लिंक डिजीज कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली लास्ट पेयर ऑफ XY and XX chromosome contain है ना जीन which है ना contain gene which control some genetic disorder other than सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन। देखो लास्ट का जो क्रोमोसोम होता है ना वो सेक्स ऑर्गन बनाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जीन होते हैं जो डिसऑर्डर को कंट्रोल करता है जी, ठीक है। वही बात हम यहाँ लिखे हैं कि जीन आपको एक्चुअली लास्ट पेयर जो XY है और XX क्रोमोसोम है ना, कंटेन जीन विच कंट्रोल सम जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना, एंड अदर देन सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन। सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन तो करता ही है, साथ साथ, है ना, साथ साथ आपको कुछ बीमारी को भी कंट्रोल करता है। इन सेक्स लिंक डिजीज, इन कल बात ये लिख दिए थे, इन सेक्स लिंक डिजीज Y क्रोमोसोम नथिंग, Y क्रोमोसोम है ना कंटेन नथिंग। ये बात बता चुके थे कल हम लोग। मतलब तुमसे हम पूछे ना सेक्स लिंक डिजीज किसको रिलेटेड है, ये X क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ठीक है। और इन सेक्स लिंक डिजीज Y क्रोमोसोम कंटेन नथिंग, only contain SRY जीन। हालांकि ये बात सही नहीं है, हम आपको एक बार बताए भी थे, हॉलेंड्रिक जीन होता है, यानी कान पे जो बाल आता है, ये सब लड़कों में जो फीचर देखते हैं वाई क्रोमोसोम कैसे होता है। हालांकि वो सब बीमारी थोड़े है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं सेक्स लिंक डिजीज वाई क्रोमोसोम कंटेन नथिंग, ओनली कंटेन SRY जीन फॉर मेकिंग मेल और सेक्स ऑर्गन, है ना। इसका मतलब हुआ दैट इज ओनली एक्स, है ना, ओनली एक्स, है ना, ओनली एक्स क्रोमोसोम responsible for disease in XY पेयर में। तो इस घटना को हेमीजाइगस कहते हैं, हेमीजाइगस। इस बात का ध्यान रखोगी हेमीजाइगस क्या होता है। उसके बाद हमने कहा था कि एक, है ना, आपको सेक्स लिंक डिसऑर्डर जो होता है, ये बात हम कल लिखे थे। सेक्स लिंक डिसऑर्डर जो देखते हैं, सेक्स लिंक डिसऑर्डर, है ना, आपको लिखा जनरली रिसेसिव जीन्स होता है,
है ना, सेक्स डिसऑर्डर आपको लिखा जनरली ड्यू टू रिसेसिव जीन। ये बात भी हम कल आपको समझाए थे, रिसेसिव जीन्स होता है, ये बात हम कल लिख दिए थे। ज्यादातर मेल सफर करता है सेक्स लिंक डिजीज से एज कम्पेयर टू द फीमेल की तुलना में भी, क्योंकि फीमेल बच सकती है एक भी उसके पास क्रोमोजोम आ गया तो, है ना। जबकि मेल में क्या देखते हैं, मेल में, है ना, आ रहा जी बात सब समझने, एक मिनट कट रहा है। तो हम बता रहे थे कि आपको कि ज्यादातर जो देखते हैं, है ना, सेक्स लिंक डिसऑर्डर जनरली ड्यू टू रिसेसिव जीन से होता है, और मेल मच सफर देन फीमेल। ये बात तुम याद रखना। ये सब कहीं किसी साल क्या होता है, थियोरिटिकल क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो आप थियोरिटिकल क्वेश्चन पूछोगे तो ये मत कह देना कि सर ये थियोरिटिकल नहीं याद आ रहा था। ये सब आपको थियोरिटिकल टाइप क्वेश्चन हुआ कि वाई क्रोमोजोम सेक्स में भाग नहीं लेता। वाई क्रोमोजोम वाला जो लड़का होगा इसमें एक ही एक्स क्रोमोजोम उसको बीमार कर देगा, जबकि लड़की को बीमार करना होगा तो उसके लिए दोनों एक्स पे रिसेसिव होना चाहिए, तभी वो बीमार कर सकता है। इसका दो एग्जाम्पल हम आपको सुनाए थे, एक था हीमोफीलिया और एक क्या है सर आपको कलर ब्लाइंडनेस। ये दोनों बीमारी हम लोग जानेंगे, ये दोनों कैसे काम करता है। हालांकि कलर ब्लाइंडनेस का इलाज है, कुछ चश्मा वगैरह पहनने से ना, मतलब परमानेंट क्योर नहीं कर सकते हैं, बट उसको लाइफ को थोड़ा सा कलरफुल बना सकती हो बाय अप्लाइंग सम गॉगल्स। कुछ गॉगल्स ऐसे बनाए गए अमेरिका में जिसकी मदद से, है ना, तुम कलर ब्लाइंड पेशेंट को, है ना, उसको एक हैप्पी लाइफ दे सकती हो, ठीक है। और हीमोफीलिया का अभी तक कोई इलाज नहीं है। हम ये भी बता चुके हैं जेनेटिक डिसऑर्डर का परमानेंट इलाज नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तुम कुछ दवाएं बना सकती हो जिससे हीमोफीलिया पेशेंट को ट्रीट कर दे या क्योर कर दे या कंट्रोल कर दे, वैसा टाइप का। बट अभी 2021 तक ऐसा कोई दवा नहीं है जो परमानेंटली क्योर कर दे हीमोफीलिया को और कलर ब्लाइंडनेस को जी, ठीक है। पर भविष्य में ऐसा कुछ है कि आ भी सकता है या, है ना, बन भी सकता है। अब हम लोग का क्लास कहाँ आ गया है, हीमोफीलिया के बारे में जानना है, ठीक है। हीमोफीलिया जब जान जाएंगे तब हम लोग बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बाद, तब कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो बताएंगे, ठीक है। देखिए हीमोफीलिया के बारे में एनसीईआरटी बुक भी लिखा है, एक पैराग्राफ लिखा है, तो हम लोग इतना ही बात जानेंगे। हीमोफीलिया क्या है ना। हीमोफीलिया जो देखते हैं ये आपको सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, डिसऑर्डर इन विच है ना पर्सन ब्लड नॉट क्लॉट इन आइदर एक्सटर्नल या इंटरनल ब्लीडिंग। अंदर से कुछ कट जाए तभी भी नहीं ब्लड क्लॉट होगा, बाहर से काट दोगी तभी भी ब्लड क्लॉट नहीं होगा। दोनों तरह का बीमारी इसके लिए हो गया। फिर से बोलते हैं, इट इज ए सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर इन विच पर्सन ब्लड नॉट क्लॉट या कोगुलेट नहीं कर पाता है ना, आइदर इन एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग। अंदर से कुछ कट जाए तभी भी नहीं होगा, है ना, खून का जमेगा नहीं, और बाहर से कटा मतलब चोट लग गया उससे खून निकल रहा तभी नहीं जमेगा, अंदर से कुछ चोट लगने से कुछ टूट गया हो कट गया हो तो भी नहीं ब्लड जमेगा जी, ठीक है। सर एक प्रॉब्लम हो गया ना, हीमोफीलिया एक तरह का एक बीमारी है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। और आपको हम पढ़ाए हुए 11th के एक चैप्टर में ब्लड कोगुलेशन। तो ब्लड कोगुलेशन क्या होता है, एक कास्केड रिएक्शन होता है। ब्लड कोगुलेशन जो होता है, कोगुलेशन जो देखते हैं, ये एक प्रकार का ए टाइप ऑफ कास्केड रिएक्शन है ना। ये किस तरह का रिएक्शन होता है, कास्केड रिएक्शन होता है। कास्केड समझ रहे ना, चेन रिएक्शन होता है। मतलब ए से बी बनेगा, बी से सी बनेगा, सी से डी बनेगा, ऐसे करके बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। और आपको हम ये भी सिखाए हुए थे कि ब्लड कोगुलेशन है ना जी, ब्लड कोगुलेशन जो देखते हैं हम लोग, क्लॉटिंग या कोगुलेशन है ना जी, सॉरी क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग जो है ना 13 फैक्टर पे डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन 13 फैक्टर। याद आ रहा है जी, 13 फैक्टर का नाम बता देगी, ये दूसरा डेयरी मिल्क मिल सकता है अभी, है ना। 13 फैक्टर का नाम और याद है अभी आपको, बिना किताब खोले तो एक 5 रुपया, चलो इस 25 रुपए का डेयरी मिल्क दे सकते हैं, है ना। 13 फैक्टर जो है ब्लड कोगुलेशन के लिए 13 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें कैल्शियम है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है ना, आपको स्टुअर्ट फैक्टर है, बहुत तरह का फैक्टर, हैगमैन फैक्टर है ना, प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिन फैक्टर है। उस तरह से आप नाम लीजिएगा,
तो ये वही 11 फैक्टर है। एक है एक्सेलरीन है, प्रो एक्सेलरीन है। यहाँ पे विवाद होता है कि प्रो एक्सेलरीन नहीं पाया जाता है, सॉरी एक्सेलरीन नहीं पाया जाता है, प्रो एक्सेलरीन पाया जाता है। ऐसे करके 13 तरह का फैक्टर आप लोगों को सुनाया गया होगा, ठीक है। कैल्शियम भी एक तरह से उसमें से एक फैक्टर आता है, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऐसे करके 13 फैक्टर मिलके खून का थक्का जमाता है सर। उसमें से एक भी चला गया ना तो पूरा चेन रिएक्शन बर्बाद हो जाएगा। मतलब सी के बाद डी नहीं बने तो आगे ई भी नहीं बनेगा, एफ भी नहीं बनेगा, जी भी नहीं बनेगा जी। इसका मतलब समझ में आ रहा ना। तो सर इस हिसाब से हीमोफीलिया 2 तरह का होता है जी, ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया में हीमोफीलिया कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। सबसे कॉमन हीमोफीलिया ए है जी, है ना, कॉमन इन आपको लिखा नेचर या वर्ल्ड। वर्ल्ड में अगर पेशेंट मिल रहा है आपको तो हीमोफीलिया ए का मिल रहा है। आप लोग थ्योरी रटोगी, जैसे इसमें फैक्टर 8 डिसअपीयर कर जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ फैक्टर 8। फैक्टर 8 गायब हो जाता है जी, ठीक है। अब फैक्टर 8 याद कीजिए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर को कहते थे। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो होता है उसका नाम क्या है सर आपको, है ना, आपको फैक्टर 8 के नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। ये बात याद की। उसके बाद हम इसमें कहे थे ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, बात तो वही है सर, मोस्ट कॉमन है। और ये रॉयल डिजीज रॉयल फैमिली में भी होता था, ठीक है। अकर्स इन रॉयल फैमिली ऑफ यूरोप, है ना, अकर्स इन रॉयल फैमिली ऑफ यूरोप। अभी भी देखिए रॉयल फैमिली में क्या होता है कि उसको अपने ही परिवार में शादी करना रहता है, ठीक है। हम आपको बताए भी थे अपने परिवार में शादी करने से सर क्या होता है, रिसेसिव जीन बाहर आता है जी, ठीक है। तो वही बात ये भी हो गया था, लेकिन वही है ना, रॉयल फैमिली में अगर आपको नहीं कि वो लोग अपने में शादी करने से उसके अंदर में बहुत तरह का है ना रिसेसिव जीन से बाहर आ गया। तो इसमें हम एक रॉयल डिजीज आप लोग सुने होंगे, हीमोफीलिया के बारे में कहा जाता है हीमोफीलिया ए को एक तरह का रॉयल डिजीज है, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे शाही परिवार सब में ये बीमारी था। इवन क्वीन विक्टोरिया इसकी कैरियर थी, है ना। आपको याद आएगा क्वीन विक्टोरिया थ्री जो है, क्वीन विक्टोरिया 3 जो आज से लगभग 150 साल पहले थी, उनको ये कैरियर के तौर पर ये बीमारी था, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया, है ना, विक्टोरिया जो अंग्रेज के जब 1857 में हुआ था, तो अंग्रेज जब कंपनी से जो चला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता निकल के क्वीन विक्टोरिया के हाथ में आ गया था, जो इंग्लैंड सॉरी कलकत्ता से राज करती थी, तो वो 3 थी, उसी को बीमारी था ये क्वीन विक्टोरिया, है ना। विक्टोरिया 3 जो थी, है ना, इट वाज अ कैरियर ऑफ, शी वाज अ कैरियर मतलब ये खुद बीमार नहीं थे, इनके 3 बच्चे बीमार पड़ गए थे। तीनों बच्चों में से 2 बच्चे तो 2 बच्चा पोलो खेलते हुए मर गया। पोलो देखते हो एक घोड़ा पे बैठ के एक हॉकी जैसा ही गेम होता है, उसको खेला, उससे गिरा, उसका सर फटा, खून इतना निकलता चला गया कि मौत हो गया जी, ठीक है। और उसी में एक बच्चा सीढ़ी से गिरने से मर गया। तो क्वीन विक्टोरिया की क्या थी, है ना, आपको 3, है ना, सी वाज कैरियर ऑफ हीमोफीलिया ए की वो कैरियर थी जी, ठीक है। सब वही सब बात होगा, बस तुमको याद रखना है कि फैक्टर 8 के गायब हो जाने से, है ना, आपको क्या होता है, हीमोफीलिया ए होता है जी। और फैक्टर 9 के गायब हो जाने से लैक ऑफ फैक्टर 9 काउज, ये क्या काउज करता है, काउज हीमोफीलिया बी काउज करता है जी, ठीक है। और ये आपको सबसे पहले बात आपको क्रिसमस नाम के आपके लोगों में मतलब एक लड़का में हुआ था, जैसे इसको हम लोग फैक्टर 9 के एब्सेंट होने को कहते हैं। फैक्टर 9 एब्सेंट है तो उसको हीमोफीलिया बी होगा। इसको हम लोग एक क्रिसमस फैक्टर के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, क्रिसमस फैक्टर के नाम से बुलाते हैं जी। देख लेना स्पेलिंग, क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी बुलाते हैं फैक्टर 9 को जी, ठीक है। तो फैक्टर 9 एब्सेंट होगा तो हीमोफीलिया बी, और फैक्टर ए एब्सेंट होगा तो हीमोफीलिया ए। दोनों का इंटेंसिटी एक ही जैसा है, मौत का कारण दोनों बनता है, पर ज्यादातर देखोगे पेशेंट तुमको हीमोफीलिया ए का मिलेगा, और ज्यादातर मौत हीमोफीलिया ए का ही आपको देखने को मिलेगा जी। क्रिसमस फैक्टर था क्योंकि एक क्रिसमस नाम के बंदे में इस फैक्टर का देखा गया, मतलब एब्सेंट पाया गया, तो उसके नाम से रख दिया गया क्रिसमस फैक्टर। सेम इंटेंसिटी सेम वर्क, जैसे जैसे आप जानते हो वैसे एंटी, यहाँ पे क्या क्रिसमस फैक्टर गायब है ना, इसी का नाम लिखा था एंटी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर का एक और नाम क्या, एंटी, है ना, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना जी। ये आपको इसके वजह से सर ये क्या देखते हैं, आपको हीमोफीलिया बी दिखा देता है, ठीक है। और देखो एक बार क्या क्वेश्चन पूछा था, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था क्या कि हीमोफीलिया रिलेटेड भी, है ना, आरबीसी रैप्चर पहला ऑप्शन दिया था, दूसरा डब्ल्यूबीसी टाइप रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, तीसरा था आपको प्लेटलेट्स एंड इट्स रिलेटेड फैक्टर प्रॉब्लम। आंसर इसका प्लेटलेट्स होगा। ये मत को लगा हीमोफीलिया हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है तो हीमोग्लोबिन टिक मार के दे रहे हैं। चौथा ऑप्शन आपको ये भी दे सकता है हीमोग्लोबिन फैक्टर, है ना जी। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि हीमोफीलिया एक्चुअली में, है ना, किससे रिलेटेड है ना, प्लाज्मा वही फाइब्रिनोजेन से रिलेटेड है, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड है। तुम ये मत को लड़के निकाल लेना कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है।
से रिलेटिव है, बस ध्यान रखना जी। हीमोफीलिया, हीमोग्लोबिन मत इसके साथ कंपेयर कर देना। बहुत बच्चा जोश में है ना हीमोग्लोबिन टिक मार देगा कि हीमोग्लोबिन रैप्चर कर जाता है, दैट्स हीमोफीलिया हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे हम हीमोग्लोबिन का बात ही नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसका बात नहीं करोगी। ये बात हम पहले ही लिखे थे, ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो आप इसका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसके लिए तुम बेसिक तैयार करो। अगर किसी आदमी को हीमोफीलिया हो गया है, अगर आप ऐसे किसी बताना चाहते हो कि हीमोफिलिक मेल है, हीमोफिलिक मेल है, तो उसके लिए आपको एक्स और वाई लिखना है और एक्स पे स्मॉल एच देना है। इससे टीचर समझ जाता है कि इसको हीमोफीलिया हो गया है, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाने के दौरान ये मदद करेगा। हीमोफिलिक फीमेल है, फीमेल, तो उसके लिए आप 2x लिखोगे और दोनों पे स्मॉल एच से इंडिकेट करोगे, तो ये हीमोफिलिक मेल होने का, फीमेल होने का संकेत है। कोई हीमोफिलिक कैरियर है जी, ठीक है। हीमोफिलिक, सर यहाँ से लिखते हैं फीमेल कैरियर, फीमेल, फीमेल कैरियर। कैरियर का है या रिजर्वायर का है, तुम एक ही बात मानोगी। रिजर्वायर भी कह सकते हैं, जिसके पास हीमोफिलिक जीन का रिजर्वायर होगा। तो इस केस के लिए हम लोग, एक को आप नॉर्मल लिखोगी कैपिटल एच, एक पे क्या लिखोगी स्मॉल एच। क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर। जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ है वो नॉर्मल माना जाएगा जी, और जिसपे आपको स्मॉल एच लिखा था इसका मतलब क्या है, रिसेसिव होगा जी, ठीक है। उसी तरह से नॉर्मल मेल होगा, नॉर्मल मेल अगर होता है तो उसके लिए आप सीधे एक्स वाई लिख दोगी, और नॉर्मल फीमेल निकलती है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, एक्स एक्स लिख देंगे जी, पल्ले पर रहा है। अब उसके बाद तुमसे एक क्वेश्चन करा है कि एक लड़का हीमोफिलिक पैदा ले, इसके लिए कम से कम क्या टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, मिनिमम एंड टर्म एंड कंडीशन फॉर मेल हीमोफिलिक, है ना। अगर कोई लड़का हीमोफिलिक हो, है ना, मेल, आपको क्या दिखाई दे, हीमोफिलिक दिखाई दे, हीमोफिलिक, तो इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए। इसके लिए सबसे मिनिमम टर्म एंड कंडीशन क्या है कि माँ कैरियर होना चाहिए सर। पिता उसका नॉर्मल चले लेकिन माँ कैरियर होना चाहिए, ठीक है। मेल हीमोफिलिक हो तो आपको मदर मस्ट बी कैरियर, है ना जी। इसके लिए इसकी माँ क्या होना चाहिए, मदर मस्ट बी कैरियर, मस्ट बी कैरियर। लेकिन बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन हुआ कैरियर। अब फादर क्या होगा सर, आपको फादर होगा सर आपको नॉर्मल, है ना जी। फादर क्या होगा, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। लग रहा दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इस केस में बच्चा यानी उसका एक बेटा हीमोफिलिक पैदा ले सकता है जी। अगर ऐसे लेके चलोगी, है ना, फादर नॉर्मल होगा तो एक बार ऐसा वाई मिलेगा, एक्स मिलेगा, तो ये आपको क्या हो सकता है सर, हीमोफिलिक बेटा उसका पैदा ले सकता है। हाँ, पर ये 50% चांस है, हम ये भी बोले, लेकिन हम कह रहे हैं ना एक मिला ना, तो इसका मतलब क्या देखेंगे हम लोग, तो सर ये 50% ही सही, बट मिला तो। अगर कोई लड़की हीमोफिलिक हो, है ना, जो कि बहुत रेयर होता है, ना के बराबर देखा जाता है, ठीक है। कोई लड़की अगर हीमोफिलिक हो, उसके लिए माँ को कम से कम कैरियर होना चाहिए। फीमेल अगर आपको हीमोफिलिक बने, ये नेचर में नहीं मिलता है, पर न्यूमेरिकल बनाने वक्त तुमको पूछा जा सकता है कि हीमोफिलिक, है ना, फीमेल हीमोफिलिक हो, उसके लिए कैसा आपको होना चाहिए। नेचर में तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ऐसी लड़की, लेकिन अगर ऐसा कोई बात हो जाए कि लड़की को भी हीमोफिलिक बनाना है, तो उसके पिता को हीमोफिलिक होना चाहिए, जो कि ऐसा संभव ही नहीं है कि 18 साल तक कोई लड़का ऐसा हो जाए जिसको कभी ब्लड ही नहीं निकला हो। दांत तो टूटबे न करेगा, दांत टूटेगा, खून निकले, मर जाएगा वो। मतलब उसको एक बार न एक बार उसका पिता हीमोफिलिक का सिम्टम्स दिखाई देगा, उसकी मौत तय है जी। तो मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई ऐसा पिता बच जाए जो 18 साल या 17 साल या 14 साल की उम्र जी ले और उसका एक सक्सेसफुल पार्टनर हो, जरूर कैरियर हो, और ये दोनों मिल जाए तो एक ऐसी बेटी जरूर पैदा ले सकती है जो कि क्या हो, हीमोफिलिक हो। अर्थ पे आज तक कोई भी हीमोफिलिक लड़की ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई है। क्या हुआ ही नहीं है अर्थ पे, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हम बताएंगे कि लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, और उस वजह से सर क्या होगा, वो आपको फर्स्ट मेंसेस के दौरान, यानी ये जो हम लोग पढ़े थे आपको, फर्स्ट मेंसेस जो होता है, मतलब एक फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, उस दौरान क्या होगा, ब्लीडिंग से उसकी मौत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ऐसी लड़की अगर बाई चांस माँ के गर्भ में बन भी जाती है, तो माँ के गर्भ में ही इसको खत्म कर दिया जाता है। ये दोनों उसके लिए लीथल जीन हो जाता है, स्मॉल एच लीथल जीन हो जाएगा, ये किसी ना किसी वजह से मर जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ जी हम क्या होता है। और ये आपको ऐसा केस में आपको हीमोफिलिक लड़की बनते हुए दिखाई देगा जी, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन हुआ जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हम एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस बार आप लोग को मौका दे रहे हैं कि अगर कोई लड़का हीमोफिलिक पैदा हो तो उसके लिए कम से कम क्या कंडीशन होना चाहिए जी, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन है जी, देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के ले रहे हैं। इफ अ मेल चाइल्ड hemophilic then at least one of these are, है ना। पहला ऑप्शन है मदर क्या हो, नॉर्मल हो,
मदर क्या हो, नॉर्मल। दूसरा ऑप्शन है फादर क्या हो, फादर हीमोफिलिक हो, हीमोफिलिक हो। तीसरा ऑप्शन क्या है, मदर है ना फादर, मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर हीमोफिलिक हो। चौथा ऑप्शन है पैटर्नल या है ना मदर मैटरनल ग्रैंडफादर इज हीमोफिलिक, है ना। और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। चलिए नॉन ऑफ दिस, वैसे पैटर्नल ग्रैंडफादर बोल सकते हैं, दादाजी को पैटर्नल ग्रैंडफादर बोलते हैं। क्या थर्ड होगा सर, थर्ड। थर्ड और सेकंड कौन बोल रही है, सेकंड इस थर्ड बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ थर्ड ही होगा आंसर, हाँ कोई सेकंड भी बोलिए हो। सेकंड नहीं बोले, फर्स्ट बोले। तुम फर्स्ट बोलिए, तो फर्स्ट कैसे होगा, नॉर्मल मान है ना। नॉर्मल है तो कैरियर जो होती है तो नॉर्मल ही होती है ना। नहीं तो अब उसमें हम लिख देंगे ना कैरियर है, हम नॉर्मल लिखे तो आप एक्स मानोगे ना, ये क्योंकि नॉर्मल कैरियर को भी नॉर्मल ही लिखा जाता है। नहीं नॉर्मल बोला जाएगा तो फिर तुम उसको नॉर्मल लेके चलोगी, कैरियर फीमेल लिखेंगे तब तुम उसको ऐसे लोगी, है ना। ये हम ये बोले कि ये डिजीज नहीं दिखाएगी, बट ये यानी कि अपने आप में ये नॉर्मल है, बट ये कैरियर होगा ना, क्या जा रहा है दिमाग में, कैरियर होने का मतलब क्या, इसमें डीएनए है एक बीमारी वाला, है ना। इसमें हम लिख देते कैरियर, मतलब तब होता ना, समझ आ रहा है एकदम परफेक्ट नॉर्मल है ये, क्योंकि फीमेल ऐसे नॉर्मल लिखे रहेंगे तो इसका मतलब एक्स लेके चलना। अगर यही पे मदर कैरियर लिख देते ना तो ये बीमार नहीं होगी, बट इसका बच्चा बीमार होगा, ये तब आंसर हो जाता है ये दोनों, समझे ना। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये एक यहाँ नॉर्मल लिखे थे हम, तो आप एक्स वाई ही एक्स ही मान के चलोगे, ऐसा वाला, है ना। लेकिन अगर आपको इसका पिता अगर आपको ये हीमोफिलिक है तो इसके पास तो स्मॉल एच आएगा ही, तब उसका एक बच्चा तो हीमोफिलिक पैदा लेगा ही लेगा, समझ रहा है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन पे तैयारी करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और भी है, देखो हम बनाते हैं उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक लाते हैं तो उससे एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये सब समझ में आ रहा ना। तो हम आपको ऐसा क्वेश्चन सब पढ़ाए हुए भी है। अब देखिए क्वेश्चन सब में परसेंटेज में पूछता रहता है कि अगर एक नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल क्रॉस कर रही है किसके साथ, हीमोफिलिक मेल के साथ, तो कितना परसेंट चाइल्ड क्या होगा, कितना परसेंट चाइल्ड जो देखते हैं हीमोफिलिक होगा, ये पहला क्वेश्चन हुआ, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कितना परसेंट सन है ना हीमोफिलिक होगा, कितना परसेंट डॉटर जो होगा, डॉटर हीमोफिलिक होगा जी, ठीक है। या आपको कितना परसेंट नॉर्मल चाइल्ड होगा, यही सब ना क्वेश्चन रहता है जी, नॉर्मल चाइल्ड। और कितना परसेंट क्या है, नॉर्मल मेल होगा या फीमेल होगा जी, नॉर्मल मेल चाइल्ड होगा, या कितना परसेंट नॉर्मल फीमेल चाइल्ड होगा। बात तो वही है सर, इसी को उल्टा लिख दिए हैं, फीमेल चाइल्ड होगा जी, ठीक है। आप करके देख लो इसका, आप चाहो तो दोनों, जब एक ही है तो एक ही लेके चलोगी, दोनों अलग रहता था ना, अलग लेके चलते हैं। तो इसमें से एक लेते हैं, एक्स लेते हैं, इधर से क्या लेते हैं सर हम लोग, एक्स वाई लेते हैं जी, एक्स इधर से लेते हैं और या वाई इधर से लेते हैं जी, ठीक है। अब दोनों को मिला दो तो ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा सर, एक्स और एक्स हो जाएगा, है ना, ऐसे होगा ना, जा रहा है जी बात में। और ये वाला इसके साथ मिलेगा तो सर क्या होगा, एक्स और वाई होगा, ऐसा होगा। अब देखिए चाहो तो कोई लड़की कहेगी सर नहीं हम इसको भी लेके चले, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होगा, मतलब ये इस तरह का, ये इसके साथ मिलता है तो क्या होगा जी, एक्स वाई होगा। आप इसमें देखिए कितना हीमोफिलिक चाइल्ड है, कोई नहीं ना, 0% होगा ना, कोई भी बच्चा बीमार है ना जी, कैरियर अलग होता है, कैरियर को आप बीमार नहीं मानोगे, है ना। सन में भी देख रहे हैं दोनों लड़का एकदम फिट है, इसका तो क्या है नॉर्मल 0% आपको क्या हीमोफिलिक होगा। डॉटर भी कोई बीमार नहीं है, 0% होगा। नॉर्मल चाइल्ड 100% होगा, नॉर्मल मेल चाइल्ड 100% नॉर्मल होगा, ये 100% क्या होगा, नॉर्मल फीमेल चाइल्ड होगी। हाँ इसी में हम कहते हैं ना परसेंटेज कैरियर, अगर आप इसको हम इसी में हम बोलते हैं परसेंटेज कैरियर बताओ, तब तुम कैरियर फीमेल, सॉरी कैरियर फीमेल, तब 100% कैरियर फीमेल भी बोल सकती थी। पहले पर लैंग्वेज पे ध्यान देना, क्या पूछा है और क्या जवाब दे के आए हैं, फीमेल चाइल्ड समझना है ना। ऐसा क्वेश्चन सब बच्चा वाला है, आप लोग से ऐसा गलती नहीं होना चाहिए कि हमसे पूछा जवाब ठीक से नहीं दे पाए, डॉटर पूछा है कि सन पूछा है, इस सब पे क्वेश्चन पे ध्यान देना जरूरी है जी। एकदम बहुत इजी क्वेश्चन हुआ, इसी में फिर से ट्विस्ट करते हैं, है ना। इस बार आप जल्दी जल्दी बताइए, 10 सेकंड ही देंगे, है ना। इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, और
इस सेम टू सेम क्वेश्चन में हम यहाँ पर सब ट्विस्ट कर रहे हैं कि माँ क्या है सर आपको, माँ आपको हीमोफिलिक है, इसका पिता जो है वो सर क्या आपको नॉर्मल है, ठीक है। चलिए बताइए तो हीमोफिलिक चाइल्ड कितना होगा। हेलो, हीमोफिलिक चाइल्ड कितना होगा? 0% होगा। हीमोफिलिक 0 होगा। नहीं 50%, 50%। 50% होगा। मेल चाइल्ड 50% हो जाएगा। अरे भाई चाइल्ड बताओ, सीधे सीधे चाइल्ड। 50%। पूरे 50%। मेल चाइल्ड बोलो, मेल चाइल्ड 50%। 50%। 100%। 100%। सर 100 100% होगा। दोनों होगा 100 ना, होगा ना? दोनों तो 50 होगा। ये डॉटर में, डॉटर में अच्छा कोई डॉटर में 0%। राखिया को बोलने दो, उसके बाद दूसरे को भी बोलने का मौका देंगे। राखिया बोलो, तुम बोलो। डॉटर 0%। 0%। चलो नॉर्मल चाइल्ड, नॉर्मल चाइल्ड 50%। ठीक है। चलो नॉर्मल मेल चाइल्ड 0%। 0%। ठीक है 0%, ठीक से देख लो। फीमेल चाइल्ड, नॉर्मल फीमेल चाइल्ड 0%। यस ठीक है। और उसके बाद ये बोलो, मतलब और भी कोई जिसका यही आंसर वो भी बोल सकती हो, जिसको बदलना है बोलो, बोलो जी सदा। 50% होगा। मेल चाइल्ड 50%, भाई हीमोफिलिक ना। यस सर। हाँ। और कोई भी, और भी कोई चेंज होगा? फीमेल, फीमेल शायद, फीमेल तो करियर हो शायद जाएगी। नहीं, कितना होगा? करियर होगी सर, फीमेल करियर। कैरियर छोड़ो ना, नॉर्मल ही ना। कैरियर मतलब नॉर्मल ही मान के चलोगी। हम नहीं कैरियर पूछ रहे थे सर, वो नॉर्मल है ना वो। हाँ कितना तो होगा? 0 होगा। चलो सोनम Zero. तुमको ही बताना है, सोनम को ही बताना है। यस सर। हाँ बोलो, उसमें क्या आंसर चेंज करोगे कि वही रहेगा? फर्स्ट का 50 होगा, सेकंड का सन होगा 100%, डॉटर Second का son 0%। सर नॉर्मल हाँ, फीमेल एक चाइल्ड 100% हो जाएगी। 100% हो जाएगा, ठीक है। और तुम बताओ जी, यहाँ पे तुम बोले कि 100%। 50%, ये हाँ 100%। और हाँ, जिसका तीसरा, ये क्या लिखे 0%। डॉटर? हाँ हाँ हाँ, डॉटर हीमोफिलिक 0%। हाँ, नॉर्मल चाइल्ड 50%। नॉर्मल चाइल्ड 50%। हाँ, और मेल चाइल्ड 0%। 0%। ये भी 0%। क्या है ये? नॉर्मल फीमेल चाइल्ड नॉर्मल फीमेल चाइल्ड, 0%। हाँ। अब 0%। देखते हैं, देखिए ये दोनों में तो आप दोनों गैमेट को लेकर चलोगी ना। आप इसमें एक्स एच लीजिए, इधर भी एक्स एच लीजिए, कुछ नहीं, एक भी ले सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर लेंगे तो सर क्या होगा, एक्स और वाई, ये फ्यूज करेगा तो एक लड़की बनेगी, लड़की नॉर्मल होगी ये। और ये भी एक के साथ फ्यूज है तो लड़का हीमोफिलिक होगा ये, है ना। और ये इसके साथ जाएगा तो लड़की नॉर्मल होगी, और ये जब इसके साथ जाएगा तो लड़का क्या होगा सर, हीमोफिलिक होगा। तो जो भी बोलिए 100% ये सही है ना, ये गलत होगा। 100% लड़का क्या होगा, हीमोफिलिक। देखो दो ही लड़का है ना, जब लड़का के बारे में बात किया जाएगा तो सिर्फ लड़के में ही कंपेयर करोगी, तो दो ही लड़का बन रहा है और दोनों का दोनों क्या सर, हीमोफिलिक है, तो ये आंसर हो जाएगा, सही है। अब पूरा चाइल्ड में बात करोगी, 4 बच्चों में से 2 बच्चे बीमार हैं, 50% हीमोफिलिक है। यही बात ध्यान रखना है। असल में तुम लोग को यही एकदम सॉफ्ट क्वेश्चन पूछेगा, चाइल्ड पूछा है कि सन पूछा है। अगर आपको सन पूछा तो सन में ही कंपेयर करोगी। 2 लड़के हैं और दोनों के दोनों बीमार है, तो इसका होता है 100%। अब 2 लड़की है और दोनों के दोनों नॉर्मल है, कैरियर का मतलब नॉर्मल ही मान के चलेंगे, तो हीमोफिलिक क्या होगा, 0% होगा। नॉर्मल चाइल्ड, पूरे में से 4 में से 2 बच्चा नॉर्मल लग रहा है, ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो 50% चाइल्ड नॉर्मल है। नॉर्मल मेल एक भी नहीं है, क्योंकि दोनों का दोनों लड़का क्या है, बीमार है, और लड़की दोनों का दोनों क्या फिट है, मतलब इसका 100% आंसर होगा। और तो इसमें क्या देखेंगे, 100% होगा जी, ठीक है। तो ये सही है ज्यादा, है ना। उसके बाद समझा रहा जी क्या होना चाहिए, ये वाला बात गलत, ये भी सही है, ये भी सही है, 50% ये भी सही था। ये यहाँ पे 100% लड़की नॉर्मल होती है। देखो तुम लोग फंस रही हो क्या कैरियर को समझने में, कैरियर बीमार नहीं होती है, वो बीमारी को आगे ले जाती है, तो सर उसको क्या मानेगा, तो उसको नॉर्मल मानेंगे जब तक कि क्वेश्चन में कहा ना जाए। क्वेश्चन में ये कहते कि कैरियर भी बताओ, तब तुम 100% कैरियर बोलती है। समझा रहा जी क्या होना चाहिए। ऐसा सिचुएशन ले लेते हैं, अगर ये सिचुएशन ले लेते हैं, तो एक लड़की कैरियर बनेगी और एक लड़की क्या होगी, नॉर्मल बनेगी। तब आपको हम ये कह सकते हैं ओवरऑल 100% नॉर्मल है। अब कैरियर में बात करोगे तो 50% कैरियर है, 50% क्या है, नॉर्मल है। समझा रहा जी, कैरियर वर्ड लगा रहे तब क्वेश्चन में हम सोचेंगे कैरियर के बारे में, और कैरियर वर्ड नहीं लगा हुआ तो उसको नॉर्मल के जैसा ट्रीट करेंगे जी।
लग रहा है यहाँ तक दिमाग? अब ये आपको कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा रहे हैं हम आपको, हीमोफीलिया का बच्चा वाला क्वेश्चन ये सब है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है जी, ठीक है। इससे थोड़ा हार्ड होगा, जो हम थोड़ी देर बाद आपको वही बताएंगे। पहले ये देख लेते हैं, कट जाए तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, अभी पढ़ाएंगे, कहीं जाना है ना किसी को? हमको लगा बारिश बहुत तेज होगा, इसलिए हम बंद उन करके सो गए जाके, लेकिन बारिश हुआ नहीं। गलती मेरी है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, कल से नहीं करेंगे। इसलिए ये टाइमिंग आज देना पड़ गया, नहीं तो फिर आगे वही टाइम रहेगा। सफा कहाँ है जी? फिजिक्स पढ़ रही है? हेलो, है ना? आवाज आ रहा है? हाँ ठीक। तो देखो कलर ब्लाइंडनेस जो देखते हैं है ना, ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होगा। चौथा ऑप्शन आपको कभी ब्लू लेके मारने के लिए कहेगा तो आप मार दोगे ठीक, लेकिन आपको कभी ऐसा भी ऑप्शन दे दे कि पहला रेड कलर की वजह से होता है, दूसरा ग्रीन कलर की वजह से, तीसरा बोथ दे देगा 1 और 2, है ना, मतलब चौथा ऑप्शन दे देगा ब्लू, तो आपको तब टिक मारना है, ठीक है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो ये है कि सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कौन है, तो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर आपको ग्रीन एंड ब्लू बोला है, ठीक है। ग्रीन एंड ब्लू, सॉरी ग्रीन एंड रेड, ग्रीन एंड रेड कलर ब्लाइंड है, ग्रीन एंड रेड कलर ब्लाइंड को कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या उठ के आता है? तीसरा पॉइंट ये उठ के आता है कि सर कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन कौन जिम्मेदार होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई लीथर वाला बात नहीं होगा, कोई भी आदमी कलर ब्लाइंड है तो ये मरेगा नहीं, इसका लाइफ बहुत नॉर्मल स्मूथली जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि कलर ब्लाइंड का केस में जो है नो लीथल, इसमें कोई लाइफ थ्रेटिंग नहीं आता है, कोई जिंदगी से खेलने वाला बात नहीं आता, नो लाइफ थ्रेटिंग, कभी कोरिलेट भी नहीं है। कोई भी लड़का इसको कलर ब्लाइंड को हीमोफीलिया को कोरिलेट भी नहीं कर सकते हो कि कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया एक दूसरे से लिंक्ड है, जीन जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं कहोगी, है ना। ये दोनों अलग अलग है जी, ठीक है, दोनों में डिस्टेंस भी काफी होता है, ठीक है। मतलब नो लाइफ थ्रेटिंग, है ना, ये जान लेने की बात नहीं आता है। सर्वाइव करेगा दोनों सर, है ना, रिसेसिव पर्सन सर्वाइव करता है, पर्सन, है ना, सर्वाइव करेगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि कलर ब्लाइंडनेस में ना सर आपको कोई लीथल वाला बात नहीं बनता है जी, ठीक है। ये भी रिसेसिव जीन है, और किसी लड़की को और कलर ब्लाइंड है तो उसपे सर स्मॉल सी होगा, इसका मतलब वो लड़की क्या है, कलर ब्लाइंड है, और कोई लड़का कलर ब्लाइंड है तो उसपे वाई पे तो कुछ नहीं होगा, आपको एक्स पे क्या होगा, स्मॉल सी होगा जी, ठीक है। कलर ब्लाइंड फीमेल था ये सब जान रही हो ना, कलर ब्लाइंड मेल। उसके बाद अगर कोई लड़की नॉर्मल है तो इस पे ऐसे लिख देंगे नॉर्मल फीमेल हुआ। उसी तरह से अगर आपको कोई लड़का नॉर्मल है तो एक्स वाई लिखेंगे, इसका मतलब क्या, नॉर्मल मेल होगा। और कोई लड़की कैरियर है तो उस पर एक आपको दिखाएंगे जी, ठीक है, एक सी होगा जी, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा सर, आपको कैरियर होगा जी, ठीक है। क्लियर हो जाए क्या होना चाहे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कैरियर फीमेल होगा। ये वही केस है जो आप पीछे थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, पर यहाँ पे मरने वाली बात नहीं करेंगे हम लोग, सब सर्वाइव करेगा, परसेंटेज में निकालेंगे। ज्यादा परसेंट अर्थ पे जब पॉपुलेशन देखा गया कलर ब्लाइंड में, तो 8% पॉपुलेशन कलर ब्लाइंड का है ना सर आपको मेल है, 0.4% क्या है सर आपको फीमेल है। ये तो तुमको याद रखना है, ये जनरल नॉलेज के तौर पर एनसीईआरटी बोल रहा है। फिर वही बात कि सर एक लड़का कलर ब्लाइंड पैदा हो तो मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम माँ कैरियर होना चाहिए और पिता उसका नॉर्मल होना चाहिए। एक लड़की कलर ब्लाइंड हो तो उसके लिए माँ कैरियर मिनिमम, लड़का क्या होना चाहिए, मतलब उसका पिता क्या होना चाहिए, कलर ब्लाइंड लड़का होना चाहिए, तभी जाकर उसकी बेटी कलर ब्लाइंड पैदा लेगी, ठीक है। ऐसा कोई लड़का ये निकलेगा लड़का लड़की, तब इसमें एक बेटी उसका चांस है कलर ब्लाइंड होने का जी, ठीक है। कलर ब्लाइंड होना कोई खराब बात नहीं है सर, ये नेचर में उसको अलग तरह का स्पेसिफिसिटी देता है, अर्थ पे इस तरह का इवोल्यूशन कहलाता है, जो है ना ग्रीन और नॉन ग्रीन को अच्छा आसानी से पहचान सकता है। एक बार हम तुमको समझाया भी थे, आर्मी सब में कलर ब्लाइंड के बहुत डिमांड होता है, क्योंकि आर्मी पर्सन जो होता है ना सर, वो देखिए हमारा ब्रेन क्या है, कलर को मैच कर देता है। अगर हम इस बोर्ड पे देखिए, या आप इस दीवार और इस बोर्ड को देख रहे हो ना, कहीं पे हम अगर ये पूरा बोर्ड और साफ कर दें, एक हल्का सा ब्लैक डॉट दे दे, तो आपका ब्रेन है ना कहेगा कि पूरा बोर्ड व्हाइट है, उस ब्लैक को इग्नोर कर देता है। लेकिन जब कोई कलर ब्लाइंड पर्सन रहता है तो उसके सामने में कोई जंगल का फोटो दे दो तो पूरा पेड़ पौधा जो ग्रीन कलर का है उसको परफेक्ट डार्क दिखाई देगा, है ना। ये बात हम लोग बोल दिए थे ना, कलर ब्लाइंड पर्सन को ग्रीन की जगह पे ब्लैक दिखता है, और रेड की जगह पे भी क्या दिखता है, ब्लैक दिखता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी ब्लैक दिखता है उसको, जा रहा बात समझ में। और वो जो नेचर में कोई लड़का या कोई जानवर छुपा होगा तो आराम से कलर ब्लाइंड पर्सन पकड़ लेगा, क्योंकि सर बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा,
और उस आदमी का इमेज जो होगा वो कुछ अलग होगा जी, तो समझ जाएगा कि वहां पे कोई पर्सन या कोई पत्थर या कोई चीज रखा हुआ जी। समझा रजन क्या होना चाहे। तो पॉइंट है कि कलर ब्लाइंड को एक एडवांटेज है नेचर में ग्रीन और नॉन ग्रीन को समझने में आसानी हो जाता है। ये सब नोट्स में लिखा हुआ भी है, सुन के भी तुम याद कर लीजिए। कलर ब्लाइंड एक अच्छा चीज माना, मतलब तुमसे भी पूछा जा सकता है कि कलर ब्लाइंड डिसएडवांटेज ऑफ इवोल्यूशन है या एडवांटेज है सर, तो तुमको रेफरेंस दिया जाएगा इन केस ऑफ है ना कैमोफ्लैग के केस में। तो कैमोफ्लैग के केस में कलर ब्लाइंड एक एडवांटेज चीज है, अच्छी बात है। कैमोफ्लैग मतलब जो छुपे हुए रंग सब होते हैं उसको पहचानने में ये मदद करता है कलर ब्लाइंड को जी, ठीक है। इसलिए आर्मी में इस तरह के लोगों का जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है जी, कलर ब्लाइंड पेशेंट को जी, ठीक है। ये जेनेटिक है, आप लोग चाहोगे तो नहीं होगा। और एक हम परसों तरसों के न्यूज में देखे थे, कलर ब्लाइंड गॉगल्स आता है जिसकी मदद से तुम ग्रीन और रेड को भी तुम कंबाइन करके इमेज बना सकती हो। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अमेरिका में ये सब गॉगल्स मौजूद है। आप चाहे तो मिनट से या किसी तरीके से मंगा सकते हैं भारत में भी कलर ब्लाइंड पेशेंट के लिए भी, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड का हम लोग एक टेम्पोररी ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी, ठीक है। क्लियर हो गया, समझा दिए ना जी कौन कैसे आपको क्या होता है, ठीक है। कलर ब्लाइंड का केस, कलर ब्लाइंड में है ना, ये भी आपको एक सेक्शन डिसऑर्डर है। एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, देखते हैं कौन जवाब देता है। एक नहीं, दो क्वेश्चन देखते हैं। A male have two form of gene, two autosomal form of allele having heterozygous क्वेश्चन नॉमिकल क्वेश्चन बैंक का है ना। A male have two autosomal form of allele having heterozygous nature and he is also a carrier of carrier क्यों, he also affected with he is also affected with hemophilia और यहाँ पे हम जान से लिख देते हैं हेटेरोजाइगस नेचर, मतलब क्या, कैपिटल ए और एक बी है, दो जीन है ना, एक ए जीन है और एक बी जीन है, ये दोनों में हेटेरोजाइगस फॉर्म है। हेटेरोजाइगस समझ रही हो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और साथ साथ उसको क्या है, वो अफेक्टेड है हीमोफीलिया से। देन what will be the percentage of है ना ABH जीन है ना containing gamete form है ना। पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है 1/16, तीसरा ऑप्शन है 1/8, चौथा ऑप्शन है 1/32। बताओ जिसका आंसर 1/8 होगा। हाँ सही है, सही बोलिए। समझ में आया बाकी को? सोनम तुमको समझ में आया ये क्वेश्चन? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और एक क्या सर आपको है ना, आपको देखो ये हीमोफिलिक लड़का है तो इसके लिए HY लोगी ना, समझा रहे जी, क्योंकि हम कहे थे ना H कहता है, Y को मुझे तो तुम टच ही नहीं कर सकती हो। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एक ऐसा स्पर्म बने जिसमें ABH हो, स्पर्म ABH वाला, तो तुमको पहले याद करना इस तरह का, और लेंगे तो 8 तरह का गैमिट बनेगा ना, 8 टाइप का गैमिट बनेगा। एक बार याद करो, हम इस तरह का गैमिट बनाना सिखाए थे आप लोगों को। एक क्या होगा AB, और एक क्या होगा सर आपको याद है स्मॉल h, एक क्या होगा ABY होगा। समझा रहे, Y का यहाँ से लाया है, Y क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम भी था ना जी, ये भी तो भाग लेगा ना। समझा रहा जी, इस तरह का कोई लड़का है जिसके पास 2 ऑटोजोमल जीन का फॉर्म है हेटेरोजाइगस के स्टेज में, और वो एक हीमोफिलिक पेशेंट भी है, तब उसमें ऐसा वाला जीन बनने का गैमेट का कितना चांस है। और फिर ऐसे लोग तो A है ना, स्मॉल B, कैपिटल H, सॉरी स्मॉल H, A स्मॉल B, Y होगा। तो जा रहा है जी बात में, A अच्छे से लेंगे स्मॉल H, A B और Y लेंगे है ना, A B स्मॉल H, A B Y लेंगे। देखो ये 8 को गैमेट बना, तो 8 में से कितना देख रही हो, एक ही ठोना ऐसा देख रहे हैं, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा था कि टोटल 8 में से कितना बच्चा आपको ऐसा वाला बने, मतलब बच्चा नहीं मतलब गैमेट, तो गैमेट तो ऐसा वाला एक ही ठो बनेगा। कोई लड़की कॉमन सेंस लगा ली होगी, 3 को हेटेरोजाइगस है तो 8 को तो जीन 8 को गैमेट तो बनेगा ही बनेगा।
अब इस हिसाब से ए को निकालना है तो 1/8 का मतलब 8 का रिलेशनशिप से भी निकाल सकती हो, नहीं तो प्रोसेस से जाओगे तभी बना सकती हो। ये क्वेश्चन भारी नहीं है, ये भारी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, आप बना सकती हो। क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज पढ़िए। एक लड़का जिसके पास 2 ऑटोजोमल जीन है, ऑटोजोमल जीन में दोनों एक्स एक्सिस में होता है, तो कैपिटल ए लोगी तो इधर स्मॉल ए लोगी, कैपिटल बी लोगी तो स्मॉल बी लेंगे। लेकिन आपको एक करा हीमोफिलिक वाला भी जीन है, हीमोफिलिक लड़का है तो सर एक एच होगा एक वाई होगा ना, तो अब टोटल आपको कितना जीन हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 क्रोमोजोम हो गया। और हम आपको सिखाए हुए जब 6 क्रोमोजोम वाला बात हो और 6 का 6 हेटेरोजाइगस हो तो 8 गैमेट बनता है, क्योंकि 6 के 6 हेटेरोजाइगस के फॉर्म में 8 बनता है। और उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ABF कितना बनेगा, तो 1 ऑफ द 8 होगा, 8 में से एक ऐसा बनेगा, इसलिए यही आंसर होगा। समझा दिए क्या हीमोफीलिया वाला केस। अब जब कल मिलेंगे ना तो हीमोफिलिक और कलर ब्लाइंड पे क्वेश्चन बना लेंगे जी, ठीक है। और ये टॉपिक खत्म हो गया जी। वाई लिंक थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ देंगे, वाई लिंक वैसे असाइनमेंट में लिखा होगा, आप सबके पास असाइनमेंट है तो जाके देख सकते हो उसको। तब हम लोग कल मिलेंगे तो है ना, थैलेसीमिया फिनाइलकीटोनुरिया ये सब बात करेंगे, और थैलेसीमिया फिनाइलकीटोनुरिया सब बात कर लेंगे, है ना। तब हम आपको ले जाएंगे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर पे, क्रोमोजोम में होने वाली गड़बड़ी से जो बीमारी होता है। जब ये पढ़ा देंगे तब पेडिग्री रह जाएगा, चैप्टर द एंड हो जाएगा, ठीक है। कल का क्लास होगा थैलेसीमिया पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया पढ़ेंगे, फिनाइलकीटोनुरिया पढ़ेंगे, और उसमें हम आपको पढ़ेंगे फिनाइलकीटोनुरिया बाद एल्बिनिज्म पढ़ेंगे। ये 3-4 टॉपिक है। एक है अल्कुटिनेरिया, अल्कुटिनेरिया भी हम बताए हुए, गॉड डिजीज कहते हैं इसको, गॉड ने ढूंढा था इसको, ये सब बीमारी पढ़ेंगे। एक है सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंगटन डिजीज, टाई सैक डिजीज, ये सब पढ़ लेंगे कल। जब ये सब पूरा हो जाएगा ना तब समझो उसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आ जाएगा, तब डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, है ना, क्राइडू-चैट, है ना, टर्नर, क्लेफेंटर, जैकब, ये सब पढ़ के बाद टॉपिक द एंड हो जाएगा। मतलब 3 क्लास चाहिए हमको, 3 क्लास में हम लोग पेडिग्री तक पहुंच जाएंगे जी। मेन है पेडिग्री समझाना, पेडिग्री देखते हैं, है ना, रहने दो यहीं तक।